Hello everyone and welcome to my channel Knowledge Plethora. Today we are going to continue the series on important judgments which are considered to be the landmark judgment by the Supreme Court of India. And today's topic is Golaknath versus State of Punjab 1967. अच्छा हाँ, those who want to know about the Berubari Union case which I have already discussed in the last lecture, you may check it out in the playlist or follow the link given in the description box. बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस है, आप ज़रूर देखें। बट उससे पहले एक तकलीफ़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन अपडेट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ बिफोर वी जंप इनटू दिस केस, ट्राई टू हैव अ लुक ऑन द टू क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन. Yes, absolutely. Both the questions are related to this topic itself. We will take up the first question later, but now let me discuss the article 13 subsection 2 with you. See what says? Article 13 subsection 2 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी. इंग्लिश वर्जन, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ दिस क्लॉज. तो इट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड. देखिए, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है उल्लंघन, किसी भी चीज़ का उल्लंघन. अब दोनों सवालों के जवाब आपको इस केस के अंत में मिल ही जाएंगे, लेकिन बीच में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे. एंड यस, 11 जजेस का बेंच था. यह रिजल्ट 5:6 का आया था, और इसमें थे जो जजेस थे उनका नाम एक बार देख लेंगे हम लोग. कोका सुब्बा राव जो कि चीफ जस्टिस थे, आगे देखेंगे. KN वांचू, M हिदायतुल्लाह, JC शाह, SM सीकरी, RS बचावत, V रामस्वामी, JM शीलट, वशिष्ठ भार्गव, GK मिट्टर, CA वैद्यलिंगम, ये सारे जो बेंच थे यही थे. और इनका जजमेंट जो था बहुत ही क्लोज जजमेंट था, 5:6 का था. अब देखिए आगे हम देखेंगे कि, लेकिन वो देखने से पहले हम चलिए देख लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशंस. आइडेंटिफिकेशंस में आप देख ही रहे होंगे पेटिशनर. अब पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता. इंग्लिश वर्जन, द वन हु इज प्रेइंग हम्बली फॉर समथिंग. और रेस्पोंडेंट मीन्स जो उत्तरदायी हो या जवाब दे. अब वो हिस्टोरिक डेट देख लीजिए जिस दिन ये लैंडमार्क जजमेंट हुआ. अब हिस्टोरिक डेट देख करके तब मैं कहानी शुरू करूंगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार क्या केस था. ये केस देखिए फ्रेंड्स, ऐसा था कि हेनरी और विलियम गोलकनाथ परिवार के पास पंजाब के जालंधर में लगभग 500 एकड़ की भूमि थी. अब 1953 में पंजाब सरकार ने कहा कि गोलकनाथ परिवार केवल 30 एकड़ जमीन अपने पास रख सकता है. सोच के देखिए, 500 एकड़ जमीन की भूमि उनके पास थी, 500 एकड़, और सरकार बोल रही थी, पंजाब सरकार, कि 30 एकड़ जमीन अपने पास रख सकता है. बाकी की जमीन का कुछ हिस्सा किराएदारों को मिलेगा और बाकी की जमीन पर सरकार अधिग्रहण करेगी. अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ गोलकनाथ परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. तो उस समय जो था पंजाब में नया रूल लागू हुआ था यही जमीन जायदाद को लेकर के. उसी के अनुसार सरकार उससे ये समझा रही थी कि 30 एकड़ जमीन ही आप अपने पास रख सकते हैं, और आपके 500 एकड़ में से, सोच के देखिए फ्रेंड्स की कैसा उसको फील हो रहा होगा कि 500 एकड़ जमीन में से सरकार बोल रही थी कि आप बस 30 एकड़ जमीन अपने पास रखेंगे, बाकी का पता है क्या होगा, बाकी का जो जमीन होगा वो उनके किराएदारों को दे दिया जाएगा, और उसमें से भी जो बाकी होगा, बाकी का जमीन वो सरकार अधिग्रहण करेगी. तो इसी सरकार के फैसले के खिलाफ गोलकनाथ परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब देखिए यहाँ दरवाजा खटखटाया मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सच में जाकर दरवाजा नॉक कर रहा है लिटरली, नहीं, ये नहीं. इसका मतलब हुआ कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहाँ पे उनको हार मिली. तब क्या हुआ, तब उन्होंने
1965 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। गोलकनाथ परिवार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 कहूँगा, इसको इंग्लिश में आप समझेंगे आर्टिकल 32, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट 1953 पंजाब भूमि अधिग्रहण कानून, देखिए यही वह कानून है, ये इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर लें या लिख लें या कुछ भी, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुने कि 1953 में पंजाब सरकार जो है वो एक कानून लाई थी। वो कानून क्या था? पंजाब भूमि अधिग्रहण कानून। अब ये कानून अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि इस कानून के अनुसार जैसे इनके पास 500 एकड़ भूमि थी गोलकनाथ के पास, तो उसको सरकार बोले कि 30 एकड़ जमीन ही आप अपने पास रखेंगे, बाकी का जो जमीन है वो किराएदार और सरकार अधिग्रहण करेगी। यही इसी कानून के खिलाफ इन्होंने याचिका दायर किया। तो अब देखिए इस कानून क्या होता है आगे। तो कोर्ट 1953 में पंजाब भूमि अधिग्रहण कानून को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह उनके संपत्ति रखने, अर्जित करने और उस पर कोई भी व्यवसाय करने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो यही देखिए फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बात कर रहे हैं ये लोग। साथ ही ये संविधान में प्रदत्त कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा के उनके अधिकारों का भी हनन करता है। देखिए जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वही ये जब याचिका दायर किए तो ये सारा पॉइंट्स भी दायर किया गया। आपको जब स्लाइड्स दिखाऊंगा तो इनके तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए और उसके बाद में इनके विरोध में जो स्टेटमेंट सरकार दी वो सारा आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं सारा शो करूंगा। तो एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं कि वो इनका क्या था स्टेटमेंट और सरकार का क्या था स्टेटमेंट, वो देख लेंगे। चलिए अभी तो हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही ये संविधान में प्रदत्त कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा के उनके अधिकार का भी हनन था। अब देखिए इस मामले में सबसे अहम मसला ये था कि क्या मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है और क्या संविधान के अनुच्छेद 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में क्या संशोधन को कानून माना गया है। अब देखिएगा आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में यही पूछा गया है कि क्या संशोधन को कानून माना गया है। ये सवाल देखिए आपको स्क्रीन पे भी मिला था। तो इसका जवाब जो मिलेगा वो आपको ये पूरा डिस्कस करने पे आपको लास्ट में समझ आ जाएगा। और यही मेन दो क्वेश्चन यही है जो इस केस को पूरी सॉल्व कर देगा। तो इस मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए अपने पहले के आदेश को पलटते हुए कहा था कि संसद को संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे नहीं है, अधिकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप जब सुने होंगे कि पहले के आदेश को पलटते हुए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये पहले का आदेश कहने का मतलब ये है कि गोलकनाथ जब हाईकोर्ट में गए थे, तो मैं बता चुका हूँ कि हाईकोर्ट में वो हार गए थे, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। तो हाईकोर्ट में जो था आदेश तो उनके खिलाफ आ गया था, गोलकनाथ के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे गोलकनाथ के तरफ आया ये जवाब उनके साथ में। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाने के लिए दिया गया है कि आदेश को पलटते हुए कहा ताकि सांसद को संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह फैसला, अब देखिए कई दफा मैं बोल चुका हूँ 5:6 या फिर कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है 6:5, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। इसमें आप बस ये समझ लें कि जो 6 है वो 6 जजेस जो थे ये उनके पक्ष में फैसला सुनाए थे और जो 5 जजेस थे वो विपक्ष में, तभी तो 6 ज़्यादा हुआ और ये जीत गए। तो अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 सदन को मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने की शक्ति नहीं देता। तो ये देखने के बाद में अब हम देखेंगे आर्टिकल 32 को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जब इतना आर्टिकल के बारे में बात हो रही है, बार बार आर्टिकल 32 आ रहा है, 368 आ रहा है, आर्टिकल 13 आ रहा है, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप देखें कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल to move to the Supreme Court to seek justice when they feel that their right has been unduly deprived. And unless there is some constitutional amendment, the rights guaranteed by the article
कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अब इसका हिंदी वर्जन, अब आपको लगा होगा इतना इंग्लिश में क्या बोल दिया, समझ नहीं आया या कुछ, तो कोई बात नहीं, हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी वर्जन, अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये इस बात को आप समझ लें अच्छे से, आर्टिकल 32 को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हम लोग आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें कि कहा जाता है कि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए इंक्लूड्स बोथ स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, देयरफॉर एनी लॉ व्हिच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड अंडर पार्ट 3 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसा है। अब देखिए एक चीज और जो हम मिस नहीं करना चाहेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आर्टिकल 368 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस डिस्कशन। आर्टिकल 368, अब आर्टिकल 368 क्या कहता है समझिएगा, कि वो कहता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि सांसद को एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु उसकी सीमा भी तय कर दी गई है। देखिए यही खेल है यहाँ पे, यही है, परंतु उसकी सीमा भी तय कर दी गई है। जहाँ कहीं यह मौलिक अधिकार देश की एकता, अखंडता सहित संविधान के आधारभूत ढांचे के दायरे में आएगा, वहाँ संविधान संशोधन नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट चीज ये बोला गया है कि जहाँ भी मौलिक अधिकार का हनन होगा, खंडन होगा, देश की एकता पे आंच आएगी या अखंडता पे, तो बिल्कुल नहीं, तो संविधान संशोधन नहीं हो सकेगा। ये चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ गोलकनाथ जी को हरी झंडी मिल गई। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर, या जिसे बोल लें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देख लेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज मेनली रिलेटेड टू 2 आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल मेनली इसमें रिलेटेड है। पहला है आर्टिकल 13 एंड दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 368। ये दोनों आर्टिकल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि बहुत शॉर्ट में जाऊंगा, बहुत लेंदी इसको बनाने का जरूरत नहीं है। तो द फर्स्ट जो आर्टिकल 13 है, द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 13 which says Supreme Court can declare any law null and void if it violates any fundamental rights। तो ये तो बता दिया कि आर्टिकल 13 में, ये छोटा सा बिल्कुल, इसको लेंदी नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट में समझिए। और आर्टिकल 368 तो आप समझ ही चुके होंगे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई विल श्योरली रिपीट इट, ठीक है। इट सेज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना, एकदम छोटा सा, ये बस एक स्टेटमेंट याद रखिए, आपको सारा याद हो जाएगा अच्छे से, कि आर्टिकल 368 बोलता है एकदम छोटा मोटा बात, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर देता है। इसमें बस यही सरकार का तर्क इसमें दिया गया था कि बस जो एकता अखंडता है इसमें, और जिस पे आधारभूत ढांचे हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मेन फ्रेमवर्क है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी मौलिक अधिकार या देश की एकता अखंडता पे सवाल आएगा तो ढांचे में और ये संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। ये बस सिंपल सा था। तो आई थिंक अब आगे देख लीजिए कि आप आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल, जितना भी आर्टिकल मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले, वो आप ध्यान देंगे। और वो ध्यान से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहीं तक था आज का वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। Eagerly waiting for your subscription and valuable comments. Thank you and good luck.